एक रिग्रेशन का डेटा हमने पिक किया था और एक जो है वो क्लासिफिकेशन का डेटा। तो आपको एज अ मशीन लर्नर और डेटा साइंटिस्ट, मतलब मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं डेटा साइंटिस्ट को सिर्फ डेटा के क्लीनिंग तक है, ठीक है, लेकिन जब कोर्स पढ़ने की बात आती है तो उसमें आप मशीन लर्निंग के टॉपिक को भी कवर करते हैं। तो इस वजह से आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए एज अ डेटा साइंटिस्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो मेजर कैटेगरी की हैं। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? एक कहलाती है प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन, ठीक है, और एक प्रॉब्लम कहलाती है आपकी रिग्रेशन। रिग्रेशन एक प्रॉब्लम है, सही बात समझ में आया? यानी ये एक मॉडल भी है, यानी जब हम पढ़ेंगे तो रिग्रेशन, लेकिन ये बेसिकली एक्चुअल में रिग्रेशन एक प्रॉब्लम है जो आपको दी जाती है। रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम नॉर्मली कंटिन्यूस कहलाती है और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो है वो डिस्क्रीट कहलाती है। अब ये आपको समझना है कि अब ये आखिरी टॉपिक चल रहा है हमारा, तो मैं इसको रिवाइज नहीं करूँगा। रिग्रेशन क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम इसलिए कहलाती है कि जो एट्रीब्यूट्स आपको दिए जाते हैं किसी चीज़ के, उसके बेसिस पे आपने उसकी फाइनल वैल्यू निकालनी होती है कि बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो इस बेसिस पे, यानी जैसे हमने अभी हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में कहा था कि उसके कोई इतने पैरामीटर्स हैं, तो बताइए आने वाले डेटा का जो नया टेस्ट डेटा होगा उस पे इसकी कीमत क्या प्रिडिक्ट की जा सकती है। तो हम कहते हैं कि उसका बेसिकली वैल्यू क्या होगा। इसी तरह से वेदर फोरकास्टिंग है, उसमें आप वैल्यू निकालते हैं। तो रिग्रेशन मॉडल जो होता है ये कंटिन्यूस होता है, ठीक है। रिग्रेशन मॉडल हमेशा कंटिन्यूस होता है और क्लासिफिकेशन बेसिकली डिस्क्रीट होता है, और आप इसमें क्लासिफाई करते हैं कि आपके एट्रीब्यूट्स जो टेस्ट के अंदर आ रहे हैं टेस्ट डेटा में, वो बेसिकली किस चीज़ को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं जैसे टाइटैनिक का डेटा सेट था, इसमें सर्वाइवल में डेथ और लाइफ था, तो बच गया था या डेथ हो गई थी उसकी, सर्वाइवल और नॉट सर्वाइवल जिसे कहा था हमने। तो बेसिकली इस एट्रीब्यूट के बेसिस पे ये सर्वाइव कर गया था या नहीं सर्वाइव किया। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, और इस वक्त ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बाइनरी है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का बाइनरी होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। आपके पास जो डेटा अवेलेबल होता है और आप उसको क्लीन कर चुके होते हैं, जब आप कहते हैं कि मैंने डेटा क्लीन कर लिया है, जो भी प्रोसीजर आप लगाएं, जितना भी आपने उसमें पढ़ा है, जब आप समझते हैं कि डेटा अच्छी तरह, यकीनन हमने जो डेटा साइंस पढ़ी उसमें हमने तो सारे मॉडल या सारी प्रोफेशनलिज्म नहीं यूज़ की होगी, वो तो आप जब यूज़ करना शुरू करेंगे तो आस्ते आस्ते आप लर्निंग कर जाएंगे। तो एक आइडिया आपको जो है वो दे दिया है कि देखो इस तरह से काम होता है। उस बेसिस पे जब आप डेटा मिलता है और आप उसको क्लीन कर चुके होते हैं, यानी आपके पास जो डेटा था और आपने उसके ऊपर क्लीनिंग का मॉडल लगा दिया, यानी आपके पास जो अब डेटा एग्जिस्ट करता है वो क्लीन है। क्लीन का मतलब ये होता है कि मिसिंग एलिमेंट आपने इसमें से रिमूव कर दिए हैं, और इस तरह के दूसरे सारे काम जो हैं वो आपने इसके अंदर अप्लाई कर दिए। ये अब एक क्लीन डेटा है, यानी रेडी फॉर मॉडलिंग है। क्योंकि हम मॉडलिंग डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मॉडलिंग के बाद के पास जंप करेंगे। तो ये एक रॉ डेटा था, ठीक। रॉ डेटा को आपने क्लीन कर दिया अपने प्रोसेस लगा के, और आपके पास जो है वो अब ये क्लीन डेटा जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब अगला टारगेट ये है कि आप इसके ऊपर एक मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करेंगे, यानी आपके पास अब जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो अप्लाई करना है आपने, ठीक। मशीन लर्निंग मॉडल का मतलब ये है कि यहाँ पर आप चूज करेंगे कि जो मशीन लर्निंग मॉडल एग्जिस्ट करते हैं उनमें से किस मॉडल को इसमें लगाया जाए, किस मॉडल को हम इसमें अप्लाई करें। इसके बेसिकली अब आप सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो डेटा इंटीग्रेशन जो इनर दी हुई है उसको देखते हुए हम देख सकते हैं कि क्या होना है, लेकिन अभी हम उस स्टेज पर नहीं है, अभी हम मॉडल लगाना सीख रहे हैं, ठीक। तो वो कहता है कि हम, यानी आप म्यूचुअल इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीज़ें लगा सकते हैं। एक मिनट करने फोन सुन लो।
अच्छा, सॉरी है। तो अब आपने यहाँ पे कोई मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई करना है। ठीक, अभी हम इस बात से उस बात को नहीं कंसिडर कर रहे कि इसमें बेसिकली डेटा इंटीग्रिटी कैसे हुई हुई है और कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल लगाएंगे। पहले तो हम ये सीखेंगे मशीन लर्निंग मॉडल लगे कैसे। जो आपका डेटा सेट यहाँ दिया हुआ था, जिसको आपने क्लीन किया था, या जो प्रोवाइडेड डेटा आपके पास मौजूद था, आप पहले ये देखेंगे कि ये बेसिकली किस कैटेगरी का डेटा है। आइदर क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है या रिग्रेशन के लिए बेसिकली यूज हो रहा है। अगर ये क्लासिफिकेशन के का डेटा है, यानी क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड है इसके अंदर, तो फिर हम मशीन लर्निंग के वो मॉडल चूज करेंगे जो क्लासिफिकेशन को बेसिकली टारगेट करते हैं। और अगर ये रिग्रेशन टाइप है तो हम रिग्रेशन टाइप मशीन लर्निंग मॉडल यूज करेंगे। कुछ ऐसे एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी सिर्फ रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कुछ मशीन लर्निंग मॉडल ऐसे हैं जो दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डिसीजन ट्री है, ठीक है, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन प्रिफर किया जाता है कि क्लासिफिकेशन की जाए, वो अच्छा रिजल्ट उसमें दिया जा रहा है। तो यानी कर तो दोनों सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट प्रेडिक्शन का डिसीजन ट्री से हासिल आप कर सकते हैं। तो इस तरह की बेसिकली मॉडलिंग, जब आप मशीन लर्निंग में इन होंगे और उन सवालात को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मसाइल जो है समझ आएंगे। अब सवाल यहाँ पे है कि मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है। अब देखिए, मॉडलिंग के लिए डेटा की फिर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए ये जो बीच, यानी आप तो यहाँ मॉडल लगाने जा रहे हैं ना, मॉडल को डेवलप करने जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब आप जो आपके पास डेटा क्लीनिंग किया हुआ होता है, जो डेटा क्लीन होता है, तो यहाँ पर आप बेसिकली इसकी थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग और करते हैं इस जगह पे। यानी क्लीन डेटा, उसके बाद यहाँ पर आप इसकी मजीद प्री प्रोसेसिंग, ठीक, और प्री प्रोसेसिंग करने के बाद फिर मीडिया। अब वो प्री प्रोसेसिंग क्या है वो हमें यहाँ पे समझना है कि जो डेटा दिया जाएगा उसमें क्या प्री प्रोसेसिंग अब बाकी रह गई है जो हमारे एमएल के अंदर जो है फायदेमंद होगा। तो आप कहते हैं भाई देखो, प्री प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग के लिए ये है कि आप बेसिकली अपने मॉडल को टेस्ट करने जा रहे हैं कि आपने सही क्लीनिंग की है या नहीं की है, और जो मॉडल आप पिक करने जा रहे हैं वो सही है या बेहतर है या नहीं है। तो उसके लिए आप बेसिकली इस डेटा में से सबसे पहले जो कॉलम आपके पास प्रिडिक्शन का या रिग्रेशन वाला होता है उसको हटा देते हैं, जिसमें फाइनल रिजल्ट होता है, टारगेट वैल्यू कहते हैं उसको। वो कहीं पे भी हो सकता है, लास्ट में, पहले में, बीच में। आप उसको रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि टारगेट वैल्यू कहाँ पर जो है वो छुपी हुई। सम टाइम डेटा की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है कि डेटा में ये टारगेट वैल्यू। तो पहला स्टेप ये है कि टू रिमूव द टारगेट वैल्यू फ्रॉम योर डेटा सेट। रिमूव का मतलब ये होता है कि उसको सेव कर लेते हैं कहीं पे जाके, ताकि आपके लिए आसानी हो बाद में उसको यूज करना। तो वी हैव टू रिमूव। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इस डायग्राम को थोड़ा मिटा रहा हूँ और ताकि हमें जगह मिल जाए, स्पेस, ताकि हम उसको मजीद फर्क को समझ सकें। तो आपके पास ये एक क्लीन डेटा है, जो नॉर्मली क्लीन करते वक्त भी हम टारगेट वैल्यू को हटा ही चुके होते हैं। अगर आप देखें तो टारगेट वैल्यू वहाँ से पहले ही से मौजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे, आप कहेंगे कि ये आपके पास एक्चुअल डेटा है और ये आपके पास इसका टारगेट वैल्यू अलग कर ली गया। इसमें से निकाला है लेकिन वो अलग कर देगी। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो पूछ लेना। टारगेट वैल्यू नॉर्मली कुछ लोग पहले पूछते रहे कि कैसे पता चलता है। डेफिनेटली टारगेट वैल्यू के जांचने के या ये पता करने के कि टारगेट वैल्यू कौन सा है, इसके दो ही तरीके, एक तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ लें या फिर आपके पास डेटा सेट की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको नजर आ रहा हो कि टारगेट वैल्यू ये है, क्योंकि इस बेसिस पर डिसीजन ये लिया गया। नॉर्मली अगर आप डेटा कहीं ऑनलाइन से डाउनलोड कर रहे हैं, किसी अच्छी साइट से डाउनलोड कर रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक एक फील्ड के बारे में दिया हुआ होता है, ये बताया जाता है कि यहाँ पे टारगेट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो अब आपके पास जो है ये, इसमें जो दो हिस्से बने हैं, ये आपके पास डेटा हो गया, और अगर देखा जाए तो ये वाला जो है टारगेट वैल्यू हो गया। टारगेट, अब टारगेट दो किस्म के हो सकता है, क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, रिग्रेशन भी हो सकता है। यानी अगर ये टारगेट जो है वो क्लासिफिकेशन है तो इसमें नॉर्मली 1010 की फॉर्मेट में होता है, और अगर ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन है तो इसमें वैल्यूज होती हैं, डेसिमल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब ये दो हिस्सों में कन्वर्ट होगी। इसके बाद अगला टारगेट हमारा ये होता है, यानी ये जब आपने कर लिया
तो अगला टारगेट आपका ये होता है कि क्योंकि एक डेटा सेट आपको दिया हुआ है, तो इसमें से टेस्टिंग और ट्रेनिंग पार्ट भी आप खुद ही अलग करें। अब सवाल आता है टेस्टिंग और ट्रेनिंग क्या होती है। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, क्योंकि मशीन लर्निंग हमने अगर ना पढ़ी है तो हमें ये बात कंफ्यूज करेगा कि ट्रेनिंग पार्ट क्या है। तो नाउ वी हैव टू स्प्लिट आवर डेटा इन टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये दोनों में क्या फर्क है अब ये समझाना है। अब टेस्ट आप कहेंगे टेस्टिंग डेटा तो बाहर से आता है, तो बिल्कुल बाहर से आएगा, थर्ड पार्टी डेटा होगा, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि इस वक्त आप अपने मॉडल को एवेल्यूएट कर रहे हैं, तो उस बेसिस के ऊपर आपको टेस्टिंग भी इसी में से कट करना पड़ेगा। तो अब ये जो जितना भी डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग, ये नहीं कि हमने यहाँ पे शफलिंग कर दी, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसका टारगेट वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती है। ये तो समझ में आती है बात। ऐसा नहीं है कि पहले वाले की टारगेट वैल्यू यहाँ पड़ी है, ऐसा पता ही नहीं है। हर एक की टारगेट वैल्यू जो है, अगर ये पहला रॉ है तो इसकी टारगेट वैल्यू पहले, दोनों अलग अलग आपने डेटा फ्रेम में रख लिया उसमें। अब हमारा अगला टारगेट ये होता है कि इस डेटा सेट में से इसके हम बेसिकली टेस्टिंग और ट्रेनिंग पार्ट अलग कर लें। ट्रेनिंग किसे कहते हैं ये आप सबको अब इस दुनिया में जब हम जिस एरा में हम रह रहे हैं उसमें अब नॉर्मली सबको ही पता है कि ट्रेनिंग का मतलब है आपने उसको लर्न करा दिया है कि जो डेटा हमें बेसिकली स्टोर करने के लिए मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको हम ट्रेनिंग पार्ट कहते हैं। और जो डेटा हम एज अ टेस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे वो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने बेसिकली बचपन से ये सीखा है कि भाई जब हम कैट को देखते हैं तो कैट को देख के कैट कहते हैं, बिल डॉग को देख के कैट नहीं कहते। तो ये बात हमें कैसे पता चली? तो आपने अपने बचपन से जब आपको सिखाया गया तो लोगों ने कैट की खिलौने यानी टॉयज ला के दिए, कैट जब गुजरती थी तो बताया गया, तो वो चीज़ जब कहा गया कि ये कैट है कैट है कैट है और उसकी तस्वीर आपके जहन में रही, तो वो ट्रेन हो गया आपके दिमाग में, यानी आप समझना सबके, हम सबके दिमाग। तो वो बेसिकली कैट जो है इस तरह हम उसको डिटेक्ट, और इस तरह हर चीज़ के बारे में तो पहले ट्रेनिंग होती है। तो हम भी अपने मॉडल को किसी भी टेस्टिंग की प्रिडिक्शन से पहले ट्रेन करेंगे। तो ट्रेनिंग के लिए ये मशीन लर्निंग मॉडल इस्तेमाल करती है, यानी आपका डेटा क्लीन हो चुका है, अब मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्योंकि डेटा हमारे पास कंबाइन था तो इसको मजीद स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट जो किया जाता है वो रैंडम किया जाता है। मैं आपको रैंडम नहीं शो करूंगा क्योंकि वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो नॉर्मली इसमें से अगर आप कहते हैं कि 30% डेटा टेस्ट के लिए अलग कर लो, 30% डेटा, तो अगर इसमें 300 रोज हैं, 300 रोज हैं, तो 30 डेटा जो है उसमें से 300 रोज हैं, तो 300 डेटा जो है, नहीं 300 रो है तो 900 डेटा जो है वो टेस्टिंग के लिए, 300 डेटा, सॉरी गलत है, 300 डेटा अगर है तो 90 डेटा, सही अब सही है, 90 डेटा जो है वो टेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा। समझ आती मैं क्या कह रहा हूँ ये बात? अगर इसमें 300 डेटा, 300 रोज हैं, तो इसमें 90 डेटा जो है, 90 डेटा जो है वो बेसिकली इस्तेमाल होगा टेस्ट के लिए। देख, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो चल रहा है। तो मतलब हो रहा होगा। और अगर आप कहते हैं नहीं मैं 20% लेना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है 300 में से 20% का मतलब ये हुआ कि आप कहेंगे कि 40 वालबन 20 का मतलब है 60 डेटा जो है वो आप टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अब सवाल है कि कौन से 60 डेटा, इसमें से कौन से 60 डेटा हम पिक करेंगे? तो कहता है हम मशीन लर्निंग मॉडल लगाने से पहले अपने कोड के थ्रू उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इसमें से रैंडमली 60 डेटा या 90 डेटा, यानी जितनी परसेंटेज दी जाएगी अकॉर्डिंगली उतने डेटा इसमें से पिक कर लो। तो वो मॉडल हमारा, यानी वो जो मेथड हमारा है वो इसमें से रैंडमली पिक कर लेता है इतना डेटा। ठीक है, जितना आप बताते हैं उतना डेटा उसमें से रैंडमली पिक कर लेता है। ये बात समझ आ रही? तो इसका मतलब ये होगा कि अच्छा जाहिर है मैं रैंडमली पिक नहीं करूंगा, मैं आपको समझाने के लिए एक तरफ से निकाल लूंगा। तो मैं कहूँगा हो सकता है कि आपके पास जो है ये वाला हिस्सा जो है वो एज अ टेस्टिंग के लिए बाहर निकाल दिया गया। अब देखिए मैंने टारगेट वैल्यू को भी शामिल किया, टारगेट वैल्यू को शामिल नहीं करूंगा तो बहुत मिक्सिंग हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या हुआ कि 4 हिस्से बन गए, जरा गौर से देखें, इसके 4 पार्ट्स बन गए,
4 पार्ट्स कौन कौन से बन गए कि ये एक पार्ट ये वाला आ गया, एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये हर एक। इन चारों को किस तरह रिकग्नाइज करेंगे कि ये जो डेटा आपके पास मौजूद है, जहाँ पे मैं अभी माउस मूव कर रहा हूँ, ये बेसिकली आपका डेटा फॉर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग, ठीक है। ये जो डेटा है ये इन ट्रेनिंग्स का टारगेट वैल्यूज है। तो नॉर्मली हम अपने मशीन लर्निंग को जब देखते हैं तो ट्रेनिंग डेटा को एक्स कहते हैं, और यानी जो पार्ट जहाँ पे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको एक्स कहते हैं, और जहाँ पे टारगेट होते हैं उनको वाई कहते हैं। ये मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको कोड में ये बात कंफ्यूज ना करें। तो यानी अभी मैं ऊपर से लेके यहाँ तक लेके पूरा एंड तक की बात करूँ, ये एक्स कहलाएगा पूरा, और ये वाला पूरा का पूरा क्या कहलाता है, वाई कहलाता है। लेकिन इनमें से ये जो दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो है वो आपने ट्रेनिंग के लिए ले लिया और नीचे वाला पार्ट टेस्टिंग के लिए लिया, तो ये वाला एक्स ऑफ ट्रेन कहलाता है। समझ आ रही है? राइटिंग अजीब सी हो रही है, लेकिन ये वाला पार्ट एक्स ऑफ ट्रेन, और नीचे वाला पार्ट जो है ये बेसिकली एक्स ऑफ टेस्ट कहलाता है। ये बात समझ में आती है? ये एक्स ऑफ टेस्ट है, और इसी एक्स ऑफ ट्रेन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये वाले वाई, ये वाई ऑफ ट्रेन कहलाता है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि कोड में जब आपको मैं ये लिख के दिखाऊं तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या बात हो रही। और ये वाला बेसिकली वाई ऑफ टेस्ट कहलाता है। वाई ऑफ टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब आपने, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ तक तो बात समझ आ गई ना, 4 हिस्से हमने इसको बना लिए कि एक पार्ट ट्रेनिंग का हो गया, एक पार्ट जो है वो टेस्ट का हो गया जो कि ट्रेनिंग से एसोसिएटेड है, और एक पार्ट टेस्ट का हो गया, और ये पार्ट एक पार्ट जो है वो एक्स के एट्रीब्यूट्स का हो गया, वही जैसे हमारे पास ट्रेन के लिए था तो एक्स टेस्ट हो गया, और फिर उसका टारगेट वैल्यू। इसमें से हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के थ्रू मॉडल बनाएंगे, यानी ये दोनों इस्तेमाल होंगे मॉडल बनाने में। और जब ये मॉडल तैयार हो जाएगा, जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, यानी मॉडलिंग के लिए अगर हम इसको भेजेंगे, मशीन लर्निंग मॉडलिंग के लिए अगर हम इसको भेजेंगे, ये प्री प्रोसेसिंग जो मैं बता रहा था ना, वो ये प्री प्रोसेसिंग, वी हैव टू डिवाइड स्पेसिफिक पार्ट ना, एट्रीब्यूट्स पहले इसके टारगेट वैल्यू को खत्म करें, फिर ये करें, तो फिर उसके बाद हम इसको मशीन लर्निंग मॉडल के लिए भेज देंगे। जब हम इसको मशीन लर्निंग मॉडल के लिए भेज देंगे, मशीन लर्निंग मॉडल में ये चला जाएगा, तो ये इस एक्स ट्रेन और इसके टारगेट आंसर को देखते हुए ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा कि भाई इसके लिए इसने क्या किया, क्या डिसीजन था, इसके लिए क्या अब वो कोई भी मॉडल हो, डिसीजन ट्री हो या रैंडम फॉरेस्ट हो या एसवीएम हो या लीनियर रिग्रेशन, अब जो होगा वो हम मशीन लर्निंग, उसके बाद ये मॉडल रेडी हो जाएगा। ये मॉडल जो है वो यहाँ पे रेडी है, रेडी स्टेट पे आ जाएगा कि अब आप यहाँ पर इसको टेस्ट डेटा दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेस्ट डेटा। कि अब आप टेस्ट डेटा कहाँ से उठाएंगे मेरे भाई, बताएंगे आप टेस्ट डेटा कहाँ से उठाएंगे? आप कहेंगे हाँ, टेस्ट डेटा उठाने के लिए अब हम ये वाला पार्ट चूज करेंगे। ये मेरे ख्याल में समझ आ रहा होगा आपको। ये वाला पार्ट चूज नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट चूज करेंगे, और ये एक्स ना लगे इसको मिटा देना, ठीक है। जी, तो हम ये एक्स टेस्ट वाला डेटा उठाएंगे और एक एक रॉ को बेसिकली यहाँ पे इस वाले जो रेडी मॉडल होता है, या तो मॉडल प्रिपेयर करते हैं, जो रेडी मॉडल होता है, READY, रेडी, तो लिखना इतना मुश्किल है, मॉडल, ठीक है। जो रेडी मॉडल होता है, इसमें हम एक एक डेटा टेस्ट का भेजना शुरू करते हैं। पहला चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, और उसके बेसिस पे ये जो टेस्ट डेटा है, गौर सुनिएगा, इसके बेसिस पे मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको जरा सा डिफरेंशिएट नजर आए। उसके बेसिस पे यहाँ पर ये जो रेडी मॉडल है, ये अपनी प्रिडिक्शन आंसर देना शुरू कर देता है। यहाँ पे प्रिडिक्शन आंसर का मतलब ये हुआ कि आपने एक्स टेस्ट में अभी तक ये इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया मैंने, वो क्या कहेगा कि पहला टेस्ट डेटा उठाया, रेडी मॉडल जो मॉडल आपने बनाया उससे पास किया, और उसका एक प्रिडिक्शन रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद यहाँ से टेस्ट का दूसरा रिजल्ट उठाया, इसने रेडी मॉडल से पास किया, दूसरा आंसर हो गया। तीसरा रिजल्ट उठाया टेस्ट का, यहाँ से पास किया, तीसरा रिजल्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही? इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट आगे की तरफ बढ़ने शुरू हो गए, बहुत सारे रिजल्ट आगे की तरफ चलने शुरू हो गए, बहुत सारे रिजल्ट बढ़ने शुरू हो गए। तो अब ये रिजल्ट्स जो हमारे पास आ गए हैं, ये सही है या नहीं है, ये ऐसे ही जैसे लीनियर रिग्रेशन की बात करें, और से देखिएगा, ये लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो हमारा इस वाले टेस्ट डेटा पे, ये जो टेस्ट डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एक्चुअल आंसर ये है
लेकिन लीनियर रिग्रेशन ये आंसर दे रहा है। एक्चुअल आंसर जो है वो बेसिकली इस टेस्ट डेटा की फाइल में पड़ा हुआ है, और लीनियर रिग्रेशन ये आंसर दे रहा है वो ये अभी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। इन दोनों में अब ये आंसर जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है ये सही है ये नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो आपने पहला टेस्ट रिजल्ट निकाला, उसके आंसर को यहाँ पे स्टोर कर दिया, दूसरे टेस्ट रिजल्ट के आंसर को यहाँ स्टोर कर दिया, तीसरे टेस्ट रिजल्ट को यहाँ स्टोर कर दिया, एंड सो ऑन। और इसके एक्चुअल आंसर भी मौजूद है हमारे पास, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब हम कंपेयर करेंगे कि पहला रिजल्ट, मिसाल के तौर पे अगर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका आंसर यहाँ पे 1 है, यानी सरवाइव कर गया, और आपका आंसर यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब आपने गलत प्रिडिक्शन की है ना, या तो आपने क्लीनिंग वीक की है या आपने मॉडल अच्छा नहीं लगाया है। समझ आ रही है? या तो आपने मॉडल अच्छा पिक नहीं किया है। इस वजह से आप, अब ये वाला टेस्टिंग पार्ट होता है, ये बेसिकली हमारे रिजल्ट को वैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हमने जो रिजल्ट निकाला है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये रिजल्ट्स जो है यहाँ पे, तो ये दोनों रिजल्ट हो गए मॉडलिंग के लिए, ये रिजल्ट हो गया टेस्टिंग के लिए, और ये रिजल्ट हमारे आंसर को, प्रिडिक्टेड आंसर को बेसिकली एवेल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड करके अपने सिस्टम को डिजाइन करते हैं। सवाल लेता हूँ मैं सबके, आपको सवाल पूछा है, और ये वाई टेस्ट एक्यूरेसी, जी बिल्कुल, वाई टेस्ट एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा वलीद ने लिखा है और लोग जानते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी, जब आप रेडी डेटा लेके आते हैं, रॉ डेटा से क्लीन डेटा, तो मशीन लर्निंग लगाने से पहले प्री प्रोसेसिंग की जाती है। वो प्री प्रोसेसिंग ये है कि पहले आप टारगेट वैल्यू को अलहदा करें, उसके बाद आप उसके 4 हिस्से बनाएं, चारों हिस्सों के बारे में क्लियर पता हो कि कौन सा पार्ट क्या होता है, और उसके बाद उसको मशीन लर्निंग से उसको आप ट्रेन करवाएं। ट्रेनिंग के बाद जो रेडी मॉडल होता है, मशीन लर्निंग मॉडल, उसमें टेस्ट डेटा बारी बारी पास करें, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करके बताएं कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा आया है। मेरे ख्याल ये बात समझ आ गई होगी। अब जो मशीन लर्निंग पढ़ाई जाती है वो ये पढ़ाई जाती है कि मशीन लर्निंग के मॉडल इनसाइट कैसे होते हैं। जैसे लीनियर रिग्रेशन में मैंने थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, रिलेशन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीन लर्निंग, तो इम्प्लीमेंटेशन इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन जाके देख लें कि मशीन लर्निंग के मॉडल कैसे लगाया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके पैरामीटर्स जो होते हैं उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्व किया जाए, और उनके पैरामीटर को सेलेक्ट करने की भी हाइपर पैरामीटर के नाम से टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। हाइपर पैरामीटर का मतलब ये है कि आप पैरामीटर्स को सेलेक्ट करते हैं। एक तो है कि आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करें, अगर किसी मशीन लर्निंग के मॉडल में 10 पैरामीटर्स हैं तो आपको नहीं समझ आता कि उन 10 पैरामीटर की वैल्यूज क्या रखी जाए आपके मॉडल के लिए, तो हाइपर पैरामीटर इस्तेमाल करा जाता है जो इटरेटिवली खुद ही आपको सेट करके दे देता है कि इसके पैरामीटर ये रखो बेहतर होंगे। ठीक है, तो लेकिन जाहिर है हाइपर पैरामीटर इस्तेमाल करना हमारे लिए एक अगला स्टेप है। पहले हम अपने पैरामीटर्स को देख के जो है वो देख सकें क्या रिजल्ट इसके आए। अगर मैं इसके बेसिस पे, क्योंकि हमने रिग्रेशन मॉडल तो डिस्कस कर लिया था, तो रिग्रेशन मॉडल जो है वो डिस्कस करने के बाद उसकी एप्लीकेशंस यानी जो कोड है वो देख, वो के पहले शायद हम देख चुके हैं, तो दोबारा से एक दफ़ा और देख लेते हैं। जो लोग एब्सेंट थे तो वो भी उनके सामने भी आ जाएगा, और हो सकता है कि अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें बाकी रह गई हों तो उससे भी हमें मसले जो है वो इंशाल्लाह हल होंगे। अच्छा यार, ये वाला ओपन करने का, पाईचाम ओपन करने का रीज़न ये है कि मेरे पास जो क्या है वो जुपिटर नोटबुक, उसमें मैंने बेसिकली साइकिट लर्न को अपग्रेड किया था, उसके बाद से वो चलना बंद हो गया। चल रहा है लेकिन एसके लर्न की जो लाइब्रेरीज हैं वो नहीं चल रही, तो हमें यहाँ पे एसके लर्न की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, इसलिए मैंने आपको जो है वो पाईचाम पे स्विच कर दिया है जुपिटर नोटबुक। इसको भी सही करूँगा इंशाल्लाह, देखो सही हो जाएगा तो अच्छी बात है। एसके लर्न मैंने अपग्रेड किया था 0.23, पहले 0.21 चल रहा था, मुझे कुछ पैकेजेस इस्तेमाल करने थे तो वो 0.23 में मौजूद थे, तो मैंने अपग्रेड कर दिया। तो मैं ड्यूअल कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। तो पाइथन का जो कंपाइलर है इसने तो अपडेट कर लिया,
लेकिन एनाकोंडा के प्रोवाइडेड जो पाइथन का कंपाइलर है वो अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है। तो वो मैं निकालूंगा तो इसलिए थोड़ा सा ये ब्लैक डायग्राम मैं वाइट भी कर सकता हूँ, लेकिन नज़र आ रहा होगा, इशू तो नहीं है इसकी विजुअलाइजेशन में। क्लियर है? अच्छा जी, ब्लैक ही ठीक है, आदत हो गई ब्लैक की, हर व्हाट्सएप ब्लैक, ये ब्लैक, वो ब्लैक, सारे ब्लैक हैं। कर सकते हैं, मेरे पास नोटबुक में थोड़ा सा इशू है, इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं आ रहा। आज के पता नहीं हमारे नौजवान तबके को ब्लैक बैकग्राउंड बहुत पसंद आता है। मैं देखता हूँ, जिसको भी देखता हूँ उसकी फेसबुक की, याहू की और सबकी जो है ना वो थीम जो है वो ब्लैक हो गई। अल्लाह जाने क्या वजह है, तो नौजवान तबका बता सकता है। हाँ, ये आज हमें पता चला है, लेकिन रीज़न कोई और है। रेसिज्म क्या है? रेसिज्म क्या? ठीक है, सही बात है। वहाँ कहते हैं रात में काम करने वाले को अंधेरा ही पसंद होता है। खैर, ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ पर जो काम किया है वो ये है कि एक डेटा सेट लीनियर रिग्रेशन पे काम किया हुआ है, और हमारे पास इस वक्त 30 स्टूडेंट शामिल है हमारे साथ। तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कोड को मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा और आप भी इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। अभी एक असाइनमेंट बाकी है, तो मैं आपको असाइनमेंट भी साथ साथ दे दूंगा, ताकि आपके साथ जो है वो प्रोजेक्ट के साथ साथ असाइनमेंट भी आपके मसले हल कर दें। यार मिट इंशाल्लाह अब एक दो दिन में चेक हो जाएगा, अल्लाह के साथ। काफ़ी कॉपियाँ चेक करनी रहेगी, ओवरलोडेड हो गया मैं। अच्छा जी, असल में मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, बिग डेटा एनालिटिक्स का IBM में मिल गया मुझे, तो वो थोड़ी सी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। तो इंशाल्लाह मैं सैटरडे इस वीकेंड पे आपको ये कॉपियाँ जो है ना मिट की ज़रूर शो कर दूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, कोड प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन तुम खुद भी लिखने की कोशिश करना था। लेकिन ये सारे के सारे लाइब्रेरी जो पैकेजेस हैं वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। ठीक, ये इसमें से हो सकता है नम पाए इस्तेमाल ही ना हो, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने कहा पांडास, ये तो यूज़ करना है। उसके बाद नम पाए, ये इस वक्त इस्तेमाल करें ना करें ये आपकी मर्जी है। मैट प्लॉट लाइव लिब के नाम से जो पाइप प्लॉट आप यूज़ करते हैं। उसके बाद है एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन। देखिए, मॉडल सिलेक्शन का मतलब ये, मॉडल सिलेक्शन में काफ़ी सिलेक्शन मॉडल आते हैं। इसमें हमने टेस्ट ट्रेन यानी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मॉडल यूज़ किया है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मतलब ये है कि आपको जो 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मैंने कहा था कि एक आपको जो डेटा दिया जाएगा, इसको 4 पार्ट में जो आप डिवाइड करेंगे वो बेसिकली इससे करेंगे। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से। उसके बाद आपके पास है एसके लर्न मॉडल, और एसके लर्न का लीनियर मॉडल आपने चूज किया। इसके कई और तरीके भी हैं आपको पैकेज कॉल करने का। इसमें हमने एसके लर्न लीनियर मॉडल चूज किया है और इंपोर्ट किया है लीनियर रिग्रेशन। इसके अलावा लेसो और रिच भी हैं, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली लीनियर रिग्रेशन से इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि इसके अंदर जो रेगुलराइजेशन है वो ज़्यादा बेहतर है लेसो के अंदर। तो ये लेसो बेस पे काम करता है। सर ये कोड प्रोवाइड कर ये कर दूंगा मैं बिल्कुल। ये यहाँ पे ये 4 चीज़ें समझ में आ गई आपको? इसमें कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, मैं साहब को इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं क्लियर है भाई सबको? नो सर, बताओ क्या क्लियर नहीं है? हमने अभी सिर्फ ये मॉडल यानी पैकेजेस जो है वो इंपोर्ट किए हैं। इसमें इंपोर्ट में क्या इशू है दानियाल? क्लियर है? एक दफ़ा मैं तलहा के लिए रिवाइज कर देता हूँ। तलहा कह रहे हैं कुछ इशू है। देखें तलहा, इसमें हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा मॉडल लगाएंगे। ठीक है तलहा, बाकी लोग भी जिनको समझ नहीं आया, इसमें बेसिकली मॉडल के इंपोर्ट करने से सिर्फ ये होता है कि मेमोरी थोड़ी कंज्यूम हो जाती है, इसलिए आप बेधड़क मॉडल इंपोर्ट ना करें। जो ज़रूरत है सिर्फ उसी को आप इंपोर्ट करें।
और ये अच्छा है पाइथन में कि जो मॉडल आप यूज करते हैं सिर्फ उसी को इंपोर्ट करता है, आगे जाके उसको हटा देगा। लेकिन लेथो और रिच जो है वो बेसिकली अभी हाईलाइटेड नहीं है, ये डिम है। डिम का मतलब है कि आगे इस्तेमाल नहीं किए मैंने। ठीक हो गया। अच्छा जी, नमपाई इस्तेमाल नहीं करना था, नहीं यूज करते। खैर हमने एसके लर्न जो हमारे पास जिसके अंदर सारे एसके लर्न के पैकेज में जितने सारे हमारे पास लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर। इसमें मॉडल सिलेक्शन का आपने जो है वो लाइब्रेरी इस्तेमाल करके इसमें से इंपोर्ट कर लिया ट्रेन टेस्ट। इसका मतलब जब आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एसके लर्न के मॉडल सिलेक्शन में और क्या क्या आप कर सकते हैं। एसके लर्न तो स्टैंडर्ड पैकेज है, इसमें आप जो मॉडल सिलेक्शन है इसमें और बहुत सारे दूसरे काम किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। आपका मकसद था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके बाद आपने एसके लर्न में ही यानी उसमें आपने कहा कि लीनियर मॉडल सेलेक्ट करना है मुझे और लीनियर रिग्रेशन मेरा टारगेट है। लीनियर रिग्रेशन क्यों टारगेट है? इसलिए कि जो डेटा आपको दिया गया है वो रिग्रेशन बेस्ड डेटा है बेसिकली। ठीक है, वो डेटा जो है वो रिग्रेशन बेस्ड डेटा है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब ये डेटा कैसा है, ये आपको जो प्रोवाइड किया गया है वो यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए ये डेटा है बोस्टन ट्रेन CSV, ये कहीं से डाउनलोड किया गया होगा और ये डेटा जो है वो डाउनलोड कर रहा है और इसकी डिटेल भी काफ़ी है जो ऊपर की तरफ यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर जो फील्ड है वो क्राइम है, ZN जो है, इंडस है, ये सारे की मीनिंग्स भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो आप ये मीनिंग से देख सकते हैं कि इसकी क्या मीनिंग्स हैं। उसके बाद आपने वो फाइल जो जिसमें डेटा है उसको रीड कर लिया। ये बाकी सारे कमेंट्स हैं, जिनको कोड लिखना आता है बहुत अच्छी बात है, ये सारे कमेंट्स हैं पाइथन में। आपने डेटा को रीड कर लिया और डेटा रीड करके आपने कहा कि उसको बोस्टन ट्रेन के अंदर रख लिया। आप बेहतर था कि ट्रेन का वर्ड यूज नहीं करते। अच्छा, एक सवाल आया ताला का, वो मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपसे आगे बढ़ता हूँ। सब भी पढ़ रहे होंगे, बल्कि ताला का सवाल अच्छा है कि इसने प्राइवेट चैट पे नहीं किया, तो सब पढ़ सकते हैं। कोई भी जवाब प्रॉपर अगर जवाब देना चाहता दे सकता है। सर क्लासिफिकेशन मॉडल तो बहुत सारे होंगे, तो उनमें से सिलेक्शन करने का कोई तरीका? जी होगा। नॉर्मली जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ऑब्सोलीट तो कोई नहीं हुए, यानी जिसमें आप समझते हैं कि अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे उसको आप छोड़ देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि SVM और SVM जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है, और अभी हम पढ़ेंगे ये लीनियर रिग्रेशन है ना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हाँ, लेकिन ये तरीक़ेकार अच्छा नहीं है। सबको टेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि टेस्ट करने में इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता बेटा। मशीन लर्निंग मॉडल बनाओगे ना, अगर डेटा कम है इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता। तो आप कहते हैं कि भाई जैसे